गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोग आ गए हैं, सब कुछ ओके है तो बताओ एक बार कमेंट करके। कहानी शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जेंडर। 1 नंबर में क्वेश्चन 200% आता ही है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा चीजें इसमें पढ़ने को नहीं है, लेकिन समझने को 4-5 चीजें हैं, बस उतनी ही है। 3-4 ही चीजें कहूंगी मैं, 4-5 भी नहीं कहूंगी। उनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, 1 नंबर आपका पक्का है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सोशलाइजेशन जैसे एक छोटा सा टॉपिक था, वैसे एक छोटा सा टॉपिक है जेंडर, वैसे ही एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करेंगे। हाँ यार, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। अबू कोई भी पूछ रहा था इतना ऑफ क्यों? अरे कहाँ ऑफ होता है भाई, इतनी खराब तबीयत में भी डेली क्लास हो रही है। बस कल की छुट्टी हुई है जब थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, 15 जनवरी तक का टाइम रखा है ना। जनरली समय लगता ही है सिलेबस खत्म होने में, बट मेरी कोशिश है कि उससे पहले हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, और कोशिश रहेगी भी कि हो जाए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। जेंडर यानी लिंग। अब हिंदी में तो इसको जेंडर भी कह सकते हो आप, नहीं तो लिंग ही कहते हैं जो हिंदी है। और इस चक्कर में पेपर में कंफ्यूजन भी होती है कि भाई जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है, उसको समझने में गड़बड़ होती है एग्जाम में। ठीक है ना। और अगर हम बात करें सिलेबस की, जो लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस की, तो ये जो बड़े टॉपिक्स हैं, जो 4 से 5 नंबर के हमारे टॉपिक्स हैं, वो हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये हम कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हम कर चुके हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट हम कर चुके हैं। सोशलाइजेशन हम कर चुके हैं। तो हम ये कहेंगे ये शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं, दिखने में 4 हैं, बट इसमें काफी सारे सेशंस लगे हैं और इसको डिटेल में समझने में टाइम लगता है। अभी हम पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग को रोक करके कहां चल रहे हैं? हम चल रहे हैं अभी जेंडर पे, फिर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ये दोनों जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको कराने का रीजन ये है कि आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं जब आपको जेंडर पता हो, आपको इंडिविजुअल डिफरेंस पता हो। तो आप यहां जब वापस आएंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और चाइल्ड सेंटर्ड के बाद हम पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग करेंगे। तो ये मान लीजिएगा आप कि आपका मोर देन 50% सिलेबस जो कमिंग वीक है उसके अंत तक खत्म हो जाएगा। रिवीजन का टाइम देखिए, ऑलरेडी ही टाइम ये लोग कम दे रहे हैं। 2.5 महीने का समय भी पूरा आपको पेपर में नहीं दिया था। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी 15 से 21 तक आप सिर्फ सीडीपी का रिवीजन नहीं कर पाओगे, है? कर लोगे यार, देखिएगा। और कोशिश रहेगी उससे पहले भी कराने की। देखिए, तो अगर हम बात करें तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई? जेंडर करने वाले हैं। दिस इज जेंडर, 10th टॉपिक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम करेंगे इसके बाद। फटाफट से आते हैं, समझते हैं जेंडर यानी लिंग। देखिएगा एक बार, अगर हम देखें जेंडर को, देखिए जेंडर एक वर्ड है, दूसरा सेक्स। सेक्स को भी हिंदी में लिंग कहते हैं और जेंडर को भी लिंग ही कहते हैं। नहीं तो कई बार अगर आपका क्या कहें, बाय लक कह लीजिए उसको, या जो भी आप कहें, किस्मत अच्छी रही, तो पेपर में आपको जेंडर ही लिखा मिल जाता है। आजकल के जो पिछले 2-3 साल से ट्रेंड है, पिछले 2-3 पेपर्स से, तो उसमें जेंडर को जेंडर ही दे देते हैं, हिंदी की साइड भी। नहीं तो आपसे एक अनुरोध है कि आप क्या करें, हिंदी मीडियम की बजाय जब लिंग लिखा हो तो इंग्लिश मीडियम की साइड जरूर चेक करें। बाइलिंगुअल होता है पेपर, कि सेक्स लिखा है कि जेंडर लिखा है, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो बदल जाएगी कि सेक्स लिखा है पेपर में कि जेंडर लिखा है। यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं पेपर में लिखा हो, यहाँ पे नोट डाल करके हम इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि जेंडर इज अ जेंडर भी छोड़िए, सेक्स से ही शुरू करते हैं। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी, यानी सेक्स क्या है? एक जैविक अवधारणा है ना। जैविक बोले तो हमारी बायोलॉजी से आता है, हमारी बायोलॉजी डिसाइड करती है। तो हम यहां कह सकते हैं कि लिंग एक जैविक अवधारणा है। लिंग एक जैविक अवधारणा है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब बात होती है जेंडर की, तो जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है, जो जेंडर नाम का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। इसमें आपकी बायोलॉजी का एज सच कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? लिंग, हिंदी में लिंग ही कहेंगे दोनों को, या तो सिर्फ जेंडर लिख देगा। लिंग एक सामाजिक संरचना है,
एक नंबर का टॉपिक है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना है, संरचना है। ठीक है जी। अगर हम बात करें यहां जेंडर की, अगर हम बात करते हैं जेंडर की वंदना, तो देखो जेंडर यहां पे पहले सेक्स से कहानी शुरू करते हैं कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि हमने देखा है कि भाई कोई पुरुष के रूप में किसी ने जन्म लिया है तो उसका जो बायोलॉजिकल यानी जैविक ढांचा है वो डिफरेंट होगा, महिलाओं का डिफरेंट होगा। जो हमारी बायोलॉजी है, जो हमारी संरचना है, जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, फीमेल्स बच्चों को जन्म देती हैं, मेल्स का डिफरेंट रोल है बायोलॉजी के अनुसार, है ना। तो ये क्या है, एक जैविक अवधारणा है। सेक्स जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई बच्चा जो है एक्स पैदा हुआ तो हमने उसको गर्ल कह दिया, और एक्स वाई पैदा हुआ तो हमने उसको बॉय कह दिया। तो सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, हमारी बायोलॉजी वो निर्धारित कर रही है कि सेक्स क्या है बच्चे का, है ना। यही बेसिक डिफरेंस है। वहीं अगर हम बात जेंडर की कर रहे हैं तो जेंडर क्या है, जेंडर समाज ने बनाया है। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये महिलाओं का काम है, ये पुरुष का काम है ना। ये क्या है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर क्या है, कल बहुत वेट किया आपका, एक बार टाइम टेबल में चेक कर लेते नितेश, मैंने नोटिफाई भी करा था कि कल क्लास ऑफ है। ऐसे क्यों वेट किया, क्यों अपना समय खराब किया ऐसे है, मैंने टाइम टेबल में प्रॉपरली अपडेट करा दिया था। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी लिंग एक सामाजिक संरचना है। जो ये जेंडर है वो समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, है ना। ये महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये कपड़े पहनेंगे। इस हमारे देश में अलग है, किसी और देश में अलग होगा, किसी और देश में अलग होगा। मतलब क्या हुआ, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जीएस से याद रख सकते हो, जो जनरल स्टडीज नहीं है ये, जीएस का मतलब है जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जीएस, ठीक है ना। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है, वो एसबी है। अगर जीएस याद रख लिया तो इसका उल्टा होगा, सेक्स इज बायोलॉजिकल, हमारी जैविक अवधारणा, हम बने कैसे हैं, हमारी संरचना कैसी है, महिला और पुरुष के आधार पर वो डिफरेंट होगी। ठीक है जी। तो सेक्स इज बायोलॉजिकल एंटिटी और जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जीएस। ये बेसिक बात ध्यान रखनी है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है जी। बात आगे बढ़े, इक्वेलिटी एंड जेंडर रोल्स, मतलब हम बात करते हैं जब कि भाई बराबरी होनी चाहिए ह्यूमंस में, हमें बराबर के अवसर मिलने चाहिए, पढ़ने के, लिखने के, काम करने के, है ना। मतलब रोजगार के अवसर, पढ़ने के अवसर, घूमने के अवसर, यानी हमें अपॉर्चुनिटीज के आधार पे डेप्राइव या वंचित नहीं किया जाना चाहिए बिकॉज ऑफ हमारी कास्ट क्या है, हमारा जेंडर क्या है, हम महिला हैं कि पुरुष हैं। अभी हम जेंडर पढ़ रहे हैं तो हम इसको महिला और पुरुष तक सीमित करेंगे, या थर्ड जेंडर आप जानते ही हैं। तो ये क्या है आपका, इन आधारों पे हम क्या ना करें, बांट ना दें। आपने देखा होगा यहां पे इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स लिखा है, मतलब जेंडर रोल्स में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। उस तरह से एक बच्चा है, उसकी मदर है, उसके फादर हैं, और तीनों मिलकर के किचन में काम कर रहे हैं। ये जो है क्या है, ये एक आइडियल सिनेरियो है, यानी एक ऐसा सिनेरियो जो होना चाहिए। दिस शुड बी देयर। बच्चों को किताबों में यही दिखाना चाहिए हमको कि तुम्हारे पिताजी भी घर में हाथ बटा सकते हैं या काम कर सकते हैं बराबर का, तुम्हारी माताजी भी बाहर जाके काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, बुक्स में भी जेंडर बायस क्या है या स्टीरियोटाइप क्या है कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेंगी, पुरुष ये करेंगे, है ना भाई। अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि एक काम करो कि रोते क्यों हो, लड़कियों की तरह रोने लग जाते हो 2 मिनट में, ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप है। क्या लड़कों को रोने का अधिकार नहीं है? तो हमने क्या किया, चीजों को बांट दिया है महिला और पुरुष के आधार पे, जबकि होना क्या चाहिए, दिस शुड बी द आइडियल इमेज कि किसी भी काम को कोई भी कर सकता है, ये एक स्किल है। अगर हम ये कह रहे हैं महिलाएं कमजोर हैं, तो फिर हमें ऐसे एग्जांपल्स निकाल करके लाने पड़ेंगे जहां पे मैरी कॉम से लेके और आपका दबंग में, कौन सी मूवी, दबंग नहीं, ये दंगल, मतलब हर एक क्षेत्र में जहां महिलाएं जा रही हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। नोट्स इस मंडे मिल जाएंगे भाई। अब यहां पर आते हैं, हाँ आजकल महिलाएं बराबर अर्न भी करती हैं और काम ज्यादा करती हैं, वो घर में भी वही काम कर रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत कम जगह पे ऐसी स्थिति है जहां पे महिला और पुरुष, उन्होंने एक तरह से कमाने का काम एक्स्ट्रा ले लिया है और घर का तो वो कर ही रही थी। तो ये अपने आप में दुखद भी है। तो समानता और लैंगिक भूमिका, यानी इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स, यानी महिला हो पुरुष हो, कोई भी काम कर सकता है, इस चीज में हम इक्वालिटी लेकर के आए। ठीक है। समानता क्या होती है, दो लोगों को बराबरी के अवसर देना, चाहे पढ़ने के, लिखने के, खेलने के, कूदने के। हम इसलिए नहीं कि भाई तुम लड़की हो तो तुम्हें सस्ते स्कूल में पढ़ाएंगे अगर घर वालों के पास पैसा नहीं है, और तुम्हारे भाई को जो है हम महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि लड़कियों को तो शादी करनी होती है अंत में, तो शादी तो लड़का भी करता ही है भाई। आज की डेट में कौन कितना किसी के पास है, और फिर बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं महिला और पुरुष को बराबरी का अवसर देना एटलीस्ट। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि पुरुषों की तरफ सोसाइटी ज्यादा झुकी हुई पाई जाती है बहुत सारी चीजों में, या अगर महिलाओं की तरफ भी झुकी हुई है तो वो स्टीरियोटाइप है, वो रूढ़िबद्धता है, हमने बना लिया है कि ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता आया है। तो जब कोई चीज, कोई मान्यता पड़ जाती है तो हम उसको कह देते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है ना, हम उसको क्या कह देते हैं भाई, स्टीरियोटाइप है ये तो। ठीक है जी, चलिए खैर समझते हैं कहानी क्या है। एक चीज होती है इक्वालिटी, ये टॉपिक आपको मदद करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन जो 5 नंबर का टॉपिक है उसको समझने में भी। एक चीज है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है, समान अवसर देना, समानता, समान अवसर या समानता की बात करना, यानी आप भेदभाव नहीं करें, दोनों लोगों को, दोनों ग्रुप्स को क्या है, समान अवसर दे रहे हैं। दूसरी तरफ होती है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है भाई, इक्विटी होती है समता। यहां मैं कहीं छोटा सा लिख देती हूं, समता। इक्वालिटी क्या है, समानता। ठीक है ना, इक्वालिटी है समानता और इक्विटी का मतलब है समता। ठीक है, समान का क्या मतलब है, 3 बच्चे हैं या 3 लोग हैं, एक व्यक्ति की हाइट जो है वो मान लीजिए 5 फीट है, दूसरे बच्चे की या व्यक्ति की हाइट है 3 फीट, एक और है उसकी हाइट है 2 फीट। आपने तीनों को बराबर का प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई सबको यही कुर्सी मिलेगी, चाहे हाइट कितनी भी हो, हम तो इक्वल हैं, है ना। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको 15 किलो वजन ही उठाना है या 150 किलो वजन ही उठाना है, या इतना एक पर्टिकुलर वजन है जो आपको उठाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये इक्वालिटी हुई। अब ये इक्वालिटी तब तो समझ आती है जब सबकी क्षमताएं बायोलॉजिकली बराबर हों। ये क्या है, ये बेवकूफी हो जाएगी अगर हम हर जगह इसको लागू कर देंगे तो, है ना, कि भाई लड़कियां क्या करें, लड़के जो है अगर 15 किलो वजन उठा रहे हैं, लड़कियों को भी उठाना चाहिए, जबकि हमारी बायोलॉजी डिफरेंट तरीके से बनी है। तो हमें नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। सारे पुरुष भी ऐसे नहीं होंगे जो 150 किलो वजन उठा लेंगे, तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर। सारे लोग सेम क्षमताओं के साथ नहीं जन्म लेते, और किसने कितनी ट्रेनिंग की है, कितना उसको न्यूट्रिशन मिला है, बहुत सारी चीजें दुनिया भर की। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी का मतलब है नीड को ध्यान में ही नहीं रखा आपने। यहां पे इक्वालिटी के चक्कर में कई बार क्या होता है, किसी की नीड कॉम्प्रोमाइज हो सकती है कि एक बच्चा या एक व्यक्ति जिसकी हाइट 2 फीट थी, अब वो तो मैच देख नहीं पाएगा। आपने प्लेटफॉर्म तो नीचे का जो कुर्सी दी वो सबको सेम दे दी, सेम हाइट की, लेकिन जिसकी हाइट ज्यादा थी वो तो बहुत ऊपर से देख रहा है, शायद उसका काम इससे कम में भी चल जाता, इसको थोड़ा सा दे देते, इसको थोड़ा सा दे देते, है ना। ये वैसी सी बात है। तो अगर हम देखें यहां पे, तो हम कहेंगे कि भाई इक्विटी क्या है, समता, नीड के आधार पे, किसको कैसी नीड है उसको ध्यान में रखते हुए हम जब बात कर रहे हैं तो वो इक्विटी है, और इक्विटी बेटर है, क्योंकि हर जगह इक्वालिटी से काम नहीं चलता। तो इक्विटी क्या है, आपको पता है इस बंदे की हाइट ज्यादा है, तो भाई तुम ऐसे ही खड़े हो जाओ, ये प्लेटफॉर्म इस व्यक्ति को दे दो, ये तो बेचारा थोड़ा फिर भी देख पा रहा था यहां से, तो ये छोटे वाले बच्चे को आपने 2 प्लेटफॉर्म दे दिए। तो क्या किया, इसी आधार पे हम रिजर्वेशन लगाते हैं समाज में, इसी आधार पे हम महिलाओं के लिए कोचेस रिजर्व करते हैं ट्रेन में या मेट्रो ट्रेन में, कि उनके लिए विशेष प्रावधान। क्यों, क्योंकि पुरुषों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स का सामना नहीं करना पड़ता, महिलाओं को करना पड़ता है। पुरुष प्रेग्नेंट नहीं होते, महिलाएं होती हैं। तो ये क्या हुआ, हमने अपनी बायोलॉजिकल नीड को या अपनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार हमने चीजें बना दी कि भाई ये अगर काम पे भी जाएं, और हम इनका ध्यान भी रख पा रहे हैं यहां पे कि महिलाएं बैठ भी सकती हैं, हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो सकता है वो प्रेग्नेंट है, वॉट एवर द रीजन इज। तो क्योंकि बायोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं, तो हमने क्या किया, बसेस में सीट रिजर्व करनी शुरू की, हमने मेट्रो में एक कोच अलग से बना दिया कि छेड़छाड़ भी महिलाओं के साथ ज्यादा होती दिखती है, तो हमने वो उनके लिए रिजर्वेशन किस आधार पे है, इक्विटी के आधार पे है। इक्वालिटी जरूरी है, लेकिन इक्विटी का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया सुधीर। तो अगर हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, बिल्कुल वो इक्वालिटी है। अगर हम बात करें, एक कोचिंग का टीचर हूं और गर्ल्स एंड बॉयज को समान अधिकार दिए हुए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है सुधीर, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं है ना। तो अगर हम देखें इक्विटी क्या है, इक्विटी है कि हम नीड को ध्यान में रख रहे हैं, कि हमने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया, या हमने जो पुराने समय पे जो कास्ट रिजर्वेशन है वो भी, उसका भी रीजन एक यही था कि कुछ लोग जो ऑलरेडी नीचे रह गए हैं उनको ये थोड़ी कहोगे जो यहां पे हैं उनके साथ कंपीट कर लो, उनको कहोगे पहले तुम ऊपर आओ, तुम्हें उठाते हैं, तुम्हें सहायता देंगे और फिर साथ में करना चीजें। तो अगर हम बात करें तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन की बात या इस तरह की चीजें। और दूसरा, अगर हम बात करें यहां पे, कुछ लोग उसका गलत फायदा भी उठाते हैं, जैसे अगर इस बात की भी मैं बात करूं तो अगर कोई महिला है, फिट है, यंग है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो क्या करेंगे, क्योंकि विमेन्स सीट दी हुई है बस में या मेट्रो में, एक काम करेंगे, उठ जाइए भाई साहब मैं बैठूंगी यहां। तो अरे जब आपकी तबीयत सही है, आप फिट हैं, तो कोई बैठा हुआ है पहले से, तो बैठ जाने, तो क्या आफत आ रही है। लेकिन हम ये काम कई बार करते हुए देखते हैं लोगों को, और ये अपने आप में फिर इसी वजह से कई बार जो है लोगों को दिक्कत होने लगती है।
कि हमें बस नीड को समझते हुए हम सही से ह्यूमन बन जाएं, इंसान बन जाएं, तो ये सब चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, है ना। तो ये जरूरी है कि हम बच्चों में भी कल को जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, उनमें ह्यूमैनिटी डेवलप कराएं। तो ये, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हमारा कोई जेंडर है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, ठीक है अबू। तो इतना सा हमें ध्यान रखना चाहिए, ये एक बेसिक सी बात है कि अगर हम देखें स्पोर्ट्स में भी, तो जो फीमेल स्पोर्ट है वहां पे मान लीजिए शॉर्ट पुट होता है, गोला फेंक, उस गोला फेंक का वजन भी थोड़ा सा कम होगा पुरुषों वाले गोला फेंक से महिलाओं वाले का। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी बायोलॉजी, हमारा जो सेक्स है वो डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हम कहें तुम कमजोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है ना। ये घर में भी होना चाहिए, ऑफकोर्स सब जगह पे होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए खैर समझते हैं। अब बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, तो होनी तो चाहिए इक्वालिटी, और अगर हर जगह पे इक्वालिटी संभव नहीं तो हमें इक्विटी का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे की नीड का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो कौन से आधार है जिसके बेसिस पे असमानता क्रिएट होती है समाज में? हाँ, इक्विटी इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी या नीड, हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है पप्पू। तो अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया जी सुमन, अगर हम बात करें, मुझे याद नहीं है, मेरा वैसे तो कहीं जाना ऐसा होता नहीं है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुझे याद नहीं है, बहुत ही रेयर कभी जो है वो होता है, प्लेन वगैरह मान लीजिए आप, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब कहीं तो मैं गई थी, भगवान जाने कहाँ गई थी मुझे याद नहीं है। तो कोई तो मेल थे, तो वो खड़े हुए थे, मेरे को पता नहीं सीट मिली थी कुछ, तो मैंने उनको पूछा पहले, मतलब बैंक की बात है, मैं बहुत टाइम बाद 2 साल बाद एक मेरा पुराना बैंक है वहां गई थी, बाकी जगह जाना नहीं पड़ता, काम हो जाते हैं ऐसे ही। तो हाँ, तो वहां किसी को, तो मैंने उनको पूछा कि आपको अगर बैठना है तो आप बैठ जाइए, क्योंकि हर जगह आपको बस बैठने की थोड़ा ना, मतलब इतना क्या, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको अधिकार मिले हुए हैं और आपको जरूरत नहीं है तब भी आप यूज ही करेंगे। ये वैसी सी बात है कि मैं एक अच्छे परिवार से आती हूं, मुझे, और मान लीजिए मेरी जाति के आधार पर मुझे रिजर्वेशन मिला हुआ है, मान लेते हैं, है ना, मिला नहीं हुआ है, मान लेते हैं। तो अगर हमने कहा कि ठीक है भाई, मान लिया मेरे पिताजी और माताजी जो हैं वो अच्छे ऑफिसर्स हैं या अच्छे घर पे, मतलब मेरी कोई दिक्कत नहीं है इकोनॉमिक स्टेटस में, और फिर भी मैं अपनी जाति के आधार पे क्या नहीं छोड़ रही हूं, रिजर्वेशन नहीं छोड़ रही हूं। क्यों? मुझे जरूरत नहीं है उस चीज की, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया, मुझे अच्छी चीजें मिली हैं, लेकिन मेरी जाति के आधार पर मुझे एक रिजर्वेशन मिला हुआ है, मैं उसको अभी भी नहीं छोड़ रही हूं। जबकि होना क्या चाहिए, जिसको नीड है उसको छोड़ दो आप, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। खैर, बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, यानी असमानता के आधार क्या है, देखते हैं। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स, यानी कि लिंग के आधार पे हमारे साथ भेदभाव होता है समाज में। कि अगर हम बात करें, अब लिंग से बन जाएगा, सेक्स से जेंडर की बात आएगी, तो सोसाइटी में कि ये मेल है, ये फीमेल है ना, तो इनको हम ज्यादा राइट्स दें, इनको कम राइट्स दें, ये करें वो करें, तो इसके आधार पर भी इनइक्वालिटी होती है। आप देखेंगे तो इंटीरियर में आपको ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे कि अगर बच्चे को बाहर पढ़ने भेजा जा रहा है, बेटे को, और बेटी को नहीं भेजा जा रहा है, बेटा घर में आता है तो उसको तुरंत दूध का गिलास थमा दिया जाता है, बेटी दिन भर काम कर रही है, पूछा भी नहीं जाता, है ना। तो ये क्या है, ये अमानवीय भी है और ये बहुत ही इनइक्वल भी है, असमानता का आधार है ये। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एज, कई बार उम्र के आधार पे भी, बड़े लोग एज में कोई बड़ा है तो वो कई बार असमानता कर देता है अपने से छोटों के साथ, है ना, तो वो भी इनइक्वालिटी का एक आधार बन जाता है। या कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ तो, क्योंकि वो कितना ही आपसे क्या कर लेगा, तो उसको पीटना और ये सब करना, ये भी बहुत आसान काम है, जैसे स्कूल में भी कई लोग कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। भाई पीटना तो सबसे आसान काम है ना, आप अपने से कमजोर पे हाथ उठाने का मतलब है बेवकूफ हैं आप, है ना। तो अगर हम बात करें, अनटिल अनलेस आपकी जान पे ना बनाई हो। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कास्ट, जाति के आधार पे भी जो है क्या होती है, असमानता होती है हमारे देश में, दुनिया में। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ये तो इतना कॉमन है, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे जो असमानता है, कि कोई गरीब व्यक्ति है, आप एक लेबर क्लास से या एक लेबर के व्यक्ति से जो मजदूरी कर रहा है अपना, मैं देखती हूं अपने आसपास तो कई बार गुस्सा भी आ जाता है इस चीज पे, तो कि मतलब आप अभी एक नई प्रॉपर्टी में काम चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा आपको वो नहीं बताऊंगी, बट सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड लोग, जिन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है ना, हो सकता है उनमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन वो व्यवहार हमारा, वो व्यवहार कि अगर कोई अपने मजदूरी करके काम चला रहा है, अगर कोई लेबर घर में आया है तो उसके साथ हम सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमें लगता है हम बहुत ऊपर हैं, हम उसको इंसान समझना भूल जाते हैं, है ना। इस चीज में मतलब अपनी तारीफ करना तो बहुत अच्छी बात नहीं होती, बट ये जो बोर्ड लगा हुआ है पीछे, ये लगाने भी जब लोग आते हैं या बाकी कुछ भी होता है, तो मतलब ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैं साथ में बैठ के चाय पी रही हूँ, चीजें चल रही हैं यहाँ पे, और मजा आता है उस चीज में, इंसान को इंसान समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी अगर हम बात करें, कई बार नीडेड होती हैं चीजें, ठीक है आप एक पद पर हैं, आप चीजें कर रहे हैं,
तो फायदा भी ऑपोजिट भी हो जाता है कई बार, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भी। लेकिन क्या करते हैं लोग, असमानता करते हैं। एटलीस्ट इंसान तो आप समझ ही सकते हैं किसी को, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ठीक है एक सिस्टम अगर कहीं है तो हम उस सिस्टम को नहीं बिगाड़ेंगे, बट सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भी असमानता होती है कि हम, बहुत सारी फीमेल्स भी आपको मिल जाएंगी जो अपने हाउस हेल्प से, अपने घर में जो काम करने आती हैं महिलाएं, उनसे भी ठीक से पेश नहीं आती हैं। हाँ बेटी है तो कम एज में शादी कर दो, बेटा है तो चलेगा। तो ये क्या है, ये सब असमानताओं के आधार हैं। ये क्या है, असमानताओं के आधार हैं, कि असमानता के आधार हैं कि इन बेसिस पे असमानता होती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। और बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मतलब किसी से अच्छे से पेश आ रही हूं, तो आप में से मुझे लगता है 90% 95% लोग ऐसे ही होंगे, या 98%। 1-2% लोग हैं जिनको ठीक से व्यवहार करने में मौत आती है, उन्हें लगता है पता नहीं सारी पावर उनको अपने से कमजोर व्यक्ति पे ही फील करनी है। ठीक है, खैर आते हैं जेंडर रोल्स बिकमिंग मैन और विमेन। अब जेंडर रोल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है वो जेंडर के अराउंड है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जेंडर रोल्स की, तो जेंडर रोल्स यानी लैंगिक भूमिकाएं, बिकमिंग मैन और विमेन, ये क्या है, जेंडर है। जेंडर क्या है, सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, जीएस शुरू में बताया था। तो समाज में कैसे हम महिला और पुरुष बनाते हैं एक बच्चे को, जैसे वो बड़ा होता है। बहुत बढ़िया मिजनौर। अगर हम देखें, आप पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज, द वे अ पर्सन वॉक्स, टॉक्स और वर्क्स, इवन थिंग्स इज प्री डिटर्मिन्ड बाय सोशली मेड जेंडर्ड रोल्स। यानी किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, वो खड़ा कैसे होता है, वो चलता कैसे है, वो बातचीत कैसे करता है, वो काम क्या करेगा, वो सोचता कैसे है, ये सब भी सामाजिक रूप से तय हो जाता है कई बार, और ये अपने आप में दुखद बात है। हाँ, काफी लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई कि हम क्या कह रहे हैं, जेंडर रोल्स मतलब ये समाज ने बना दिया कि महिला है तो एक तरीके से खड़ी होंगी, एक तरीके से बात करेंगी, एक तरह से सॉफ्टली बात करनी है महिला हो तो आप, है ना, और ये कपड़े आपको पहनने हैं, ये कपड़े नहीं पहनने हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है रेनू, हैप्पी बर्थडे भाई। चलिए, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहां से आते हैं? अब जब हमने जेंडर रोल बना दिए तो स्टीरियोटाइप भी एक टाइम के बाद आ जाएंगे। अगर हमने कहा सिर्फ घर पे दूध गर्म करके मम्मी ही देंगी या खाना सिर्फ मम्मी ही बनाएंगी, तो वो चीज गढ़ जाएगी। उस गढ़ने को, उस रूढ़िबद्धता को, उस सेट पैटर्न को, उस ढांचे को, जब वो ढांचा बन जाएगा तो क्या होगा, वो स्टीरियोटाइप बन जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सोनी। तो जेंडर स्टीरियोटाइप की अगर हम बात करें, लिंग रूढ़िबद्धता, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पे, लिंग रूढ़िबद्धता क्या होती है? जेंडर हमने देख लिया, सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। स्टीरियोटाइप्स पहले समझते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप से पहले हम समझते हैं स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप को हिंदी में कहते हैं रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता का क्या मतलब है? स्टीरियोटाइप रेफर्स टू आवर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट सम पर्सन और अ ग्रुप। यानी कि रूढ़िबद्धता हमारा कुछ व्यक्तियों या समूहों के प्रति, व्यक्ति क्या हो सकते हैं कि भाई काला रंग का व्यक्ति है, छोटी हाइट का व्यक्ति है, अमेरिकन है, इंडियन है, गांव से आया है, शहर का है, सबके प्रति एक धारणा पहले से बना के जी रहे होते हैं हम। यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, समूह के लोग ऐसे होते हैं, है ना, के बारे में हमारी पूर्व निर्मित धारणाओं को संदर्भित करता है। यानी प्री कंसीव्ड नोशंस, हमने मान लिया है कि सारे मर्द खराब हैं, हमने मान लिया है सारी औरतें चालाक हैं, हमने मान लिया है सारे इस जाति के लोग खराब हैं, हमने मान लिया है कि सब मतलब सारे अमीर लोग खराब हैं, अगर किसी ने पैसा कमाया तो गलत करके ही कमाया होगा, है ना। ये सब क्या हमारी पूर्व निर्मित धारणाएं हैं। हमने एक धारणा बना ली है अपने दिमाग में, ठीक है ना फरत, हमने क्या बना लिया अपने दिमाग में, एक धारणा बना ली है। आरटीसी बस सर्विस फॉर लेडीज इज ऑल्सो अ जेंडर स्टीरियोटाइप। फ्री आरटीसी बस सर्विस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्शिया, यही हमें समझना होगा, यही हमें समझना होगा कि जब मैं किसी भी गवर्नमेंट के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं विमेन के केस में, उनको जो एक्स्ट्रा अधिकार यहां पे दिए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में भी आई थिंक जो है फीमेल्स के लिए बस सर्विस फ्री है ना, या जो आप बता रहे हो शायद उसी का उदाहरण है एक, या फिर अगर हम बात करें सीट रिजर्व होना, या बिहार में भी जो है कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन है जॉब्स में भी महिलाओं के लिए, वो स्टीरियोटाइप नहीं है। वो स्टीरियोटाइप की वजह से जो डैमेज हुआ है उसको ठीक कर रहे हैं हम ये करके। वो नीड है, वो जरूरी है, वो इक्विटी है कि हम ये कह रहे हैं फीमेल्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनके लिए बस में सीट फ्री कर रहे हैं। क्यों भाई? उनको पहले से ही काम करने, आप देखिए ना हमारी लेबर फोर्स में कितने परसेंट पार्टिसिपेशन, आई थिंक 9-10% है अगर सिटी की बात करूं या मेट्रो सिटीज या कुछ, तो मैं एक डेटा देख रही थी। तो जब 90% महिलाएं घर पे बैठ जाएंगी, या शादी के बाद कितनी महिलाएं हैं जो काम छोड़ देती हैं? पुरुष तो नहीं छोड़ते।
तो जब डेटा पहले से ही उल्टा है कि महिलाओं को पहले से ही प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा कि तुम घर से बाहर निकलो या काम करो, तो उस केस में यदि सरकार ये कहेगी कि बच्ची पैदा होगी तो हम इतना पैसा देंगे, महिला है तो उनके लिए सीट फ्री है या वो फॉर्म फ्री में भर सकती हैं, ताकि प्रोत्साहित हो लोग कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। ये सशक्तिकरण का उदाहरण हो गया एक तरह से, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लेकर के आ रहे हैं उनको, है ना। क्योंकि कई लोग स्कूल में इसलिए पढ़ाने नहीं भेजते अपनी बेटियों को, क्योंकि अगर एक कोएड स्कूल होगा जहां लड़का भी है और लड़की भी है तो छेड़छाड़ की संभावना है, समाज में बदनामी की संभावना है, पता नहीं 70 तरह की चीजें जिस समाज में हम रह रहे होंगे उस समाज पर निर्भर करेगा। ये शहर में बेशक दिक्कत ना हो, गांव में तो ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है आज भी, अगर कोई पुराना गांव है तो। पुराना क्या मतलब, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखें तो उस केस में अब ऐसा क्या करें कि महिलाओं को पढ़ाना छोड़ दें? नहीं, क्या किया, एक गर्ल्स स्कूल अलग से बना दिया, महिलाओं की एजुकेशन फ्री कर दी, लड़कियों की, गर्ल्स की। तो क्या होगा, वो माँ बाप जो नहीं भेजना चाह रहे थे अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई ये पढ़ेगी तो क्या होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों कहना पड़ रहा है हमें बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ? तो नहीं कहना पड़ रहा, ऐसा थोड़ी पुरुषों के प्रति कुछ गलत नहीं हो रहा दुनिया में, लेकिन उनको महिलाओं से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली हैं इस मामले में कि वो घर से निकले, नौकरी करें, काम करें। नहीं तो महिलाओं को सीधा सीधा कह दिया जाता है शादी कर देंगे अगर कुछ नहीं कर रही हो तो। पुरुषों को ये उल्टा कहा जाता है कि शादी नहीं होगी अगर कुछ नहीं करोगे तो, इसलिए उन्हें कुछ करना है ना। तो यहां पे ये क्या है, ये बढ़ावा देना है कि हम जब फ्री सीट की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बच्ची के पैदा होने पे कुछ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वजीफे की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इक्विटी आएगी, उनको बढ़ावा मिलेगा, स्टीरियोटाइप ब्रेक होगा। सब अपनी बहनों को, माताओं को, मतलब माताओं को, बेटियों को, इन सबको बढ़ावा देंगे चीजें सीखने के लिए, काम करने के लिए, घर से निकलने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना। तो वो स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। स्टीरियोटाइप वो होता है जो चला आ रहा हो। चला आ रहा क्या है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो फैमिली कंप्लीट नहीं है आपकी, ये स्टीरियोटाइप है। यानी एक बेटा तो जरूरी है ना। अगर एक बेटा हो जाए तो छुट्टी। बहुत सारे केसेस में आज भी आप देख पाएंगे दूसरी बेटी करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक और बच्चा करने की जरूरत नहीं है, फैमिली कंप्लीट हो गई। एक बेटी हो जाए तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे अभी भी जो कहेंगे फैमिली कंप्लीट हो गई, हमें एक ही बच्चा चाहिए था, अब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। ये अपने आप में एक स्टीरियोटाइप है ना। अगर हम बात करें यहां पे, ऐसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं कि हम लड़कियों को उतना पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं है जितने हम अपने बेटों को हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ, तुम रो मत, तुम लड़के हो, लड़के थोड़े ना रोते हैं, चूड़ी पहनी है क्या, इस तरह की बातें क्या है। अब लड़कों में भी तो इमोशन है ना, वो भी तो रो सकते हैं, तो उनको रोने का भी अधिकार नहीं बेचारों को, है ना। लड़की अगर घर पे काम ना करे और शादी करके नॉर्मल रहना चाहे, ठीक है, लड़का करके देखे, जीना हराम हो जाएगा समाज में कि काम नहीं करते हो, घर पे पड़े रहते हो, है ना। लड़कियों का समाज में लड़कों के घर जाना शादी के बाद नॉर्मल चीज है। लड़कियों के घर आना, अगर किसी केस में आना पड़ जाए तो वो अपने आप में शर्म की बात हो जाती है। तो ये क्या, ये स्टीरियोटाइप्स ही है ना, कि रोती तो लड़कियां ही हैं, या हम लड़की को नहीं भेजेंगे टूर पे, लड़के को भेज देंगे। पढ़ने जाना हो अगर छोटे शहर से, मैंने खुद अपने, क्योंकि मैं बुलंदशहर में थी काफी टाइम और मामा जी के पास अपने वहां के एक गांव में, मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स के साथ ये होते देखा है बहुत क्लोजली कि उनके भाइयों को बड़े शहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया, दिल्ली भेज दिया गया, गाजियाबाद भेज दिया गया, कहीं और भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। उन लड़कियां थी तो इज्जत की बात, फलाने की बात, ठिकाने की बात, उनको नहीं भेजा गया। उनको कह दिया गया तुम यहीं पढ़ लो, चाहे अपॉर्चुनिटीज कम हो ज्यादा हो, यहीं पढ़ लो जो पढ़ना है तुम्हें, है ना। तो ये सब क्या स्टीरियोटाइप है जो चला आ रहा है। तो स्टीरियोटाइप रेफर्स टू आवर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट सम पर्सन और अ ग्रुप। हमने महिलाओं के प्रति, किसी जाति के प्रति, स्टीरियोटाइप जरूरी नहीं है सिर्फ जेंडर के प्रति है, किसी भी चीज के प्रति अगर हमने एक धारणा बना ली है पहले से, उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। हाँ, लड़की है तो गुड़िया से खेलेगी, लड़का है तो गुड्डे से खेलेगा, व्हाटएवर। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है इस बार बहुत अच्छा, मैं कराऊंगी अभी लास्ट में। लेट नाइट परमिशन लड़कों को अलाउड है, लड़कियों को नहीं है। अब कई लोग कहेंगे उनके लिए सेफ नहीं है। सेफ किसकी वजह से नहीं है? कौन बाहर घूम रहा है? शेर घूम रहा है आज की दुनिया में? नहीं, अब तो जंगल में नहीं रहते ना हम, शेर थोड़ी घूम रहा है बाहर। आप ही के घर के बहन भाई दोस्त लड़के ही घूम रहे हैं जिनसे खतरा है ना। तो ये क्या हुआ, ये स्टीरियोटाइप है अपने आप में। धीरे धीरे अब सेफ्टी का वहां एक्स्ट्रा, अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम किसी के जीने का अधिकार छीन लें। हमें कॉशियस ज्यादा रहना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि नहीं तुम घर पे बैठ जाओ, फिर ऐसे तो कुछ भी मत करो, है ना। अभी जैसा ये अपने आप में इतनी बड़ी, मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है भाई। क्यों नहीं होता? इंसान नहीं है वो, खून नहीं निकलेगा अगर कट लगाएंगे तो अगर हम अगर इस तरह की बात करें तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं जो हमने मान लिए हैं, चाहे वो किसी जाति के बारे में हो, रंग के बारे में हो, चाहे वो किसी समाज या कंट्री के बारे में हो, है ना। अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने एग्जैक्टली, या
हमारा ये स्टीरियोटाइप है कि कोई छोटे कपड़े पहनता है तो वो खराब होगा कैरेक्टर से, है ना। कोई अगर खुल के बात कर ले, अगर एक छोटा सा समाज है कहीं पे, अगर लड़की किसी लड़के से नॉर्मली बात कर ले तो ये बात लगाई जा सकती है कि यार ये तो कैरेक्टर खराब है। ये क्या स्टीरियोटाइप है, दिमाग में हमने बना लिया है ना। हमने इतना छूत बना दिया दोनों जेंडर को कि पता नहीं क्या हो जाएगा ये साथ में बैठ जाएंगे तो। हम स्कूल में भी साथ नहीं बैठने देते। हाँ हाँ बिल्कुल, कि घर की रसोई है तो सफाई लड़की ही करेगी। लड़कियों को ज्यादातर खाना बनाना आता है, उसको मजबूरी कह लो आप जो कह लो। लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता। जो लड़के घर से बाहर निकल जाते हैं कम उम्र में, उनको खाना बनाना आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों आता है? क्योंकि नीड है, और एक खाना बनाना एक स्किल है। कोई जेंडर पे थोड़ी लिखा है कि खाना सिर्फ महिलाएं बनाएंगी। खाने पे थोड़ी लिखा है कि मुझे हाथ नहीं लगाएगा। प्याज ने लिखा हुआ है कि मेरे को कोई मेल हाथ नहीं लगाएगा, है ना, मैं अनियन हूं। बहुत लोग हैं कशिश, धीरे धीरे समाज में इन चीजों को लेकर डिस्कशन की, जागरूकता की, और कई बार कड़े कदम उठाने की भी जरूरत पड़ती है। नहीं तो जैसे चल रही हैं चीजें वैसे ही कह रहे जैकेट की यूनिफॉर्म बना दी आपने। हाँ सही कह रहे हो यार। हाँ देखो गणेश कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिली तो शादी के लिए रुके हुए हैं, जबकि लड़की के केस में ऐसा नहीं होता, शादी हो ही जाती है। हाँ दादी के टाइम का कंपैरिजन अभी टाइम चेंज हुआ है, और अभी बहुत लोगों के लिए तो वो हुआ भी नहीं है ना। खैर ये बहुत ही दुखद बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कल को टीचर्स बनेंगे, पेरेंट्स बनेंगे, या अपने छोटे भाई बहन जो भी आपके हद में होंगी चीजें, वहां आप खड़े होंगे उनके लिए, या अपनी सोच के लिए। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 99% लोग आपको अपने अराउंड वैसे ही मिलेंगे जो एक ढर्रे पे सोचते आए हैं, जो प्री कंसीव्ड नोशन एक स्टीरियोटिपिकल वे में ही सोचते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, किसी ने क्वेश्चन किया ही नहीं क्यों होता है ऐसा, है ना। ये अभी गवर्नमेंट ने कहना शुरू किया कि भाई लड़के और लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में पेरेंट्स की। ये अपने आप में बड़ी बस ऑन पेपर्स ये बहुत सारी जगह पे तो कितने लोग हैं जो खुशी से कहते हैं कि भाई मेरा बेटा है, बच्चा तो मेरा ही है ना, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, दोनों को बराबर मिलना चाहिए, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और ये हुआ स्टीरियोटाइप। और जब जेंडर के केस में स्टीरियोटाइप है तो उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। किसी भी और ग्रुप के केस में है तो हम उसको नॉर्मल स्टीरियोटाइप कह सकते हैं। हाँ यार आज की क्लास में तो हाँ छोटी जाती है नॉर्मल वो सब भी। अगर हम बात करें, देखते हैं, चलो फटाफट से समझते हैं चीजें हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन यानी लैंगिक रूढ़िबद्धताएं कहां से आती हैं? ये परिवार से शुरू हो जाती हैं, बचपन से ही। तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, ये पहनोगी, है ना। लड़कियों को एक्सपेक्ट किया जाता है खाना दो जल्दी, छोटी उम्र में ही मम्मी की मदद करो, चाहे बेटा करे ना करे। तो ये क्या है? फैमिली से ही शुरू हो जाते हैं स्टीरियोटाइप। परिवार में भी मिलते हैं स्टीरियोटाइप, शादी में तो भर भर के मिलते हैं, है ना, कि जो लड़के से एक्सपेक्टेशन होती है शादी में वो लड़की से नहीं होती है ना। लड़का देर से उठे चलेगा, अगर कोई बहू देर से उठ रही है तो अपने आप में बहू तो अपने आप में डरावनी चीज हो गई है। सारे सीरियल्स ने, स्टार प्लस ने दिखा दिखा करके, है ना, गोपी बहू, फलानी बहू, ये बहू मतलब कैदी है एक तरह का, ठीक है ना। हाँ पसंद नहीं पूछते लोग मनीषा, बिल्कुल। तो ये क्या है? मैरिज यानी बहुत बढ़िया रेनू, ये तो है क्लास ऐसी जो पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए। जेंडर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीषा कह रही 100% सही बोल रहे हो। हाँ मतलब ये सिर्फ कोई मेरी कहानी नहीं है, मैं तो मतलब अपने आप को इस चीज में बहुत क्या, आप में से बहुत सारे लोग शायद होंगे भी कुछ हद तक, क्या कहेंगे इसको, ब्लेस्ड मान लोगे, या फिर आप समय के साथ चॉइसेस क्रिएट करते हो जीवन में अच्छा करके, अपनी बात कहते हो, लड़ाइयां लड़ते हो, तब जाके थोड़ा परिवर्तन आ पाता है। तो हो सकता है ये मेरे मुद्दे ना हो, ये आप में से कुछ लोगों के मुद्दे ना हो, लेकिन ये बड़े समाज के मुद्दे हैं, है ना। परिवार, क्योंकि और जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे होंगे कल को, अगर गवर्नमेंट में आपने जॉब ले ली थोड़ी सी मेहनत करके, तो वहां तो ये चीज बहुत मिलेगी आपको, क्योंकि जैसे जैसे प्रिविलेज की कमी है वहां ये चीज और ज्यादा दिक्कत वाली है। तो परिवार में स्टीरियोटाइप्स खूब होते हैं, है ना। परिवार में कहा, शादी में, कि लड़की छोड़ के सिर्फ घर छोड़ के सिर्फ लड़की जाएगी, वॉट एवर, है ना। लड़का है कुछ करता नहीं है तो शादी करना मुश्किल है, लड़की कुछ नहीं करती तो हो जाएगी। करिकुलम या एजुकेशन, पाठ्यचर्या भी इवन हमारी अब जाकर के बदल रही है। जो शुरुआत में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि एक पिताजी हैं बच्ची के जो मदद कर रहे हैं, पाठ्यचर्या जो है वो मदद कर रही है। जी दीक्षा, तो पाठ्यचर्या मदद कर रही है किसको? स्टीरियोटाइप को प्रमोट करने में, उसको बदलने की जरूरत है। यानी एजुकेशन में भी हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं कि 2 पुरुष एक काम को आधे दिन में करते हैं और 4 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में करती हैं। तो मतलब हम अपनी बातों से ये दिखा रहे हैं कि महिलाएं कमजोर ही हैं, ज्यादा ही समय लगेगा उन्हें। या फिर हमने ऐसे पिक्चर्स दिखाई हुई हैं अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में, अपने पाठों में, कि जिसमें मम्मी है वो घर में काम कर रही हैं, पापा बाहर से आ रहे हैं और बैठ के टीवी के सामने बैठ के रिमोट चला रहे हैं, और मम्मी किचन में काम कर रही हैं। तो इस तरह की इमेजेस को हमें बदलने की जरूरत है राजीव, ठीक है ना।
हाँ, क्लियर है किम्मी? मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे हम देखते हैं सर्फ, साबुन, घर के बर्तन, इन सब के जो एड हैं अब तो बदल गए हैं बहुत हद तक। अब तो सलमान खान भी आ रहे हैं एक डिटर्जेंट के एड में, और जो भी है वो वॉशिंग पाउडर के एड में, है ना। नहीं तो अगर हम देखें तो लड़कियां ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो घर के काम के बर्तन साफ करने का कोई ऐड है मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें लड़कियां हैं। अब तो हो गया है कि लड़के भी इन्वॉल्व कर दिए हैं इन्होंने, समय के साथ चीजें बदल रही हैं। तो मीडिया से भी स्टीरियोटाइप बढ़ते हैं, या मीडिया में भी स्टीरियोटाइप है, करिकुलम में भी स्टीरियोटाइप है, मैरिज में भी स्टीरियोटाइप है, फैमिली में भी स्टीरियोटाइप है। दुनिया भर की चीजें हैं जहां स्टीरियोटाइप आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे बदल रहा है समाज, लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं बदला। एक मूवी आई थी अभी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, अच्छी मूवी है, थोड़ी ड्रामेटिक भी है क्योंकि ऑफ कोर्स बॉलीवुड है तो थोड़ा सा तो, और हम इंडियंस में ड्रामा कम है तो है नहीं, हम इमोशनल लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छी मूवी है, जेंडर स्टीरियोटाइप को बहुत अच्छे से वहां पे, और कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी इन चीजों को और बढ़ावा देती है, स्टीरियोटाइप्स को, बिल्कुल, है ना। तो ये सब क्या है, क्योंकि अगर हम मेच्योर हैं, मूवी को मूवी की तरह देख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन वो लोग हार्पिक का एड जैसे ज्यादातर महिलाएं होती थी, बस बेचने आ जाते थे वो कोई और व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये सब चीजें धीरे धीरे बदलने की आवश्यकता है। यहां पे जेंडर स्टीरियोटाइप्स पाए जाते हैं। देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट से समझना है इनको, है ना। पेपर में आपके पूछा जाता है इसमें, एक तो डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस और स्टीरियोटाइप, यही 3 पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बाकी के 3 भी आपको बता देती हूँ। एक चीज है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर मतलब हम मेल फीमेल, वही जो सोशल कंस्ट्रक्ट है ना। हाँ, सीरियल में भी स्टीरियोटाइप है, बस महिलाओं की लड़ाई हो रही है आपस में, सास बहू की, बस यही दिखाते रहते हैं पूरे टाइम। जेंडर आइडेंटिटी की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है लिंग पहचान या लैंगिक पहचान। लैंगिक पहचान का मतलब क्या है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। लैंगिक पहचान यानी आप अपने आप को कैसे देखते हैं। हो सकता है आपकी बायोलॉजी के अनुसार आप एक महिला हो, लेकिन आपको महसूस होता हो कि नहीं, आप एक मेल की तरह फील करती हैं अपने अंदर, या आप मेल से ज्यादा रिलेट कर पाती हैं। कोई मेल है और उसको वो फीमेल की तरह महसूस करता है अपने आप को अंदर से, तो आपने देखा होगा जेंडर क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन और समथिंग, मतलब ऑपरेट करा के लोग अपना सेक्स तक भी चेंज करा लेते हैं एट टाइम्स। तो आइडेंटिटी इज अबाउट कि एक व्यक्ति अपने आप में क्या महसूस करता है कि वो किस लिंग से है, बजाय कि उसके जो बाहरी उसका बायोलॉजिकल ढांचा है जो उसको प्रकृति से मिला है, उसके अलावा भी हो सकता है कि वो अपने आप में महसूस करे कि यार मैं महिला होते हुए ये महसूस कर सकती हूं कि नहीं, मुझे पुरुष होना चाहिए था। मतलब वैसे बहुत वो महसूस जस्ट सोच के लेवल पे नहीं कि मुझे भी अधिकार मिल जाते, आपको लगता है वैसा। मतलब आप अपने बारे में, आप अपनी पहचान कैसे देखते हैं अपनी नजरों में, वो जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है ना। हाँ, इसमें टॉम बॉय उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जेंडर रोल की जब हम बात करें, जो समाज ने रोल निर्धारित किए हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, इनके ये रोल होने चाहिए। जेंडर टाइपिंग है जब हम समाज के अनुसार महिलाओं और पुरुषों को जो काम मिले हैं उन रोल्स को टाइप कर रहे हैं, चाहे वो खिलौनों के माध्यम से, जब हम लेकर के आ रहे हैं डॉल एक लड़की के लिए, एक कार लेके आ रहे हैं एक लड़के के लिए, तो ये क्या है, हम जेंडर टाइपिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम जेंडर टाइपिंग कर रहे हैं कि जो समाज में चला आ रहा है उन रोल्स को दिमाग में टाइप कर रहे हैं। जैसे टाइप नहीं करते कीपैड पे, वैसे हम दिमाग में कोडिंग कर रहे हैं बच्चे के कि तुम लड़की हो तो तुम ये वाला काम करोगी, लड़के हो तो ये ऐसा काम करना। मतलब इनडायरेक्टली हम दिमाग में भर रहे हैं बचपन से ही। फिर हमें लगता है हाँ, हमें तो पिंक ही पसंद है बचपन से। पिंक कहां से पसंद है, क्योंकि समाज ने वही दिखाया है आपको बचपन से, है ना। आपकी मम्मी भी वही पहन रही थी, आपने आसपास, आपके दिमाग में टाइपिंग हो गई, ठीक है ना। पिंक में प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी रंग को किसी व्यक्ति समूह से जोड़ देना प्रॉब्लम है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उससे पहले आता है जेंडर स्टीरियोटाइप। मतलब पहले क्या इसमें लिखा हुआ है, स्टीरियोटाइप का मतलब है रूढ़िबद्धता। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कोई चीज जो पहले से चली आ रही है, प्री कंसीव्ड नोशन है ना, कि लड़के रोते नहीं है, ठीक है ना, और लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, अगर स्कूल ट्रिप है तो सिर्फ हम लड़कों को भेजेंगे, लड़कियों को नहीं भेजेंगे, है ना। रूढ़िबद्धता, लड़कियां काम नहीं करेंगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है पक्षपात। अब पक्षपात किसी भी तरफ हो सकता है, पक्षपात भी नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेद करना, यानी आप निष्पक्ष नहीं है, यानी आप निष्पक्ष नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसी को जेंडर के आधार पे कि तुम महिला हो, चलो तुम मेरी फेवरेट हो, तुम पुरुष हो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर बायसनेस क्या, किसी भी तरफ आप झुके हुए हो, यदि बायस्ड हो, पक्षपाती हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो चाहे वो पुरुष के प्रति हो, अगर आप किसी भी एक तरफ झुके हुए हो तो वो बायसनेस है, ठीक है ना। अगर आप नीड के आधार पे जा रहे हो तो वो इक्विटी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में अगर दोनों में से किसी भी एक तरफ झुक गए आप तो वो बायसनेस कहलाएगी, ठीक है ना। अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है
इसमें विभेद मतलब आप किसी ना किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, विभेद कर रहे हो किसी भी व्यक्ति के साथ। अब आपके काम के हैं यहां पे दो, एक है स्टीरियोटाइप, दूसरा है आपका बायसनेस। बायसनेस है आप किसी भी एक तरफ झुके हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। स्टीरियोटाइप है जो चीजें पहले से समाज में चली आ रही हैं उन्हीं को बढ़ावा देना। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। भेदभाव मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन का एग्जैक्टली। तो भेदभाव किसी भी आधार पर हो। बायसनेस है पक्षपात, कि आप किसी भी एक तरफ झुके हुए हो। अब देखना ये सब चीजें प्रमोट होती हैं। एक और चीज है आपके सामने, हिडन करिकुलम। ये कॉन्सेप्ट है, बस आपको पता होना चाहिए। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या कह देते हैं इसको, है ना। हिडन करिकुलम का मतलब है, हिडन का मतलब ये होता है छिपा हुआ। एक होता है करिकुलम जो ओवर्ट करिकुलम है, जो दिख रहा है, स्कूल में लिखा हुआ है प्रॉपर, है ना, लाइन बाय लाइन कि ये आपका सिलेबस होगा, यहाँ पे आपका प्रेयर होगी, इस टाइम ये वाली प्रेयर होगी, ये चीजें हैं, ये एक्टिविटीज हैं, ये स्पोर्ट्स हैं, जो चीजें करिकुलम में पाठ्यचर्या में लिखी हुई हैं। करिकुलम क्या है? जो भी एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, सिलेबस करिकुलम का एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सोनी। तो हिडन करिकुलम रेफर्स टू दी अनरिटन, अनऑफिशियल एंड ऑफन अनइंटेंडेड लेसन्स, वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स दैट स्टूडेंट्स लर्न इन स्कूल। यानी ये ऐसे रूल्स हैं जो रिटन नहीं है, जो किसी किताब में लिखे नहीं है, इनडायरेक्ट हैं, ये कोवर्ट कहते हैं इनको, छिपे हुए हैं, हिडन है ना, लिखे हुए नहीं है ये सिलेबस में। अनरिटन है, अनऑफिशियल है, अनसेड है, अनइंटेंडेड है, कि जो चीजें अगर हमने इनडायरेक्टली हमने बच्चे को ये बता दिया कि भाई घर का काम सिर्फ मम्मी ही करती हैं, उसने किताब में एक पिक्चर देखी है जिसमें काम कर रही हैं सिर्फ घर की महिलाएं और बाहर काम कर रहे हैं पुरुष, तो अब ये इनडायरेक्ट हो गया। ये सिलेबस में लिखा नहीं हुआ लेकिन ये इनडायरेक्ट है। इससे एक वैल्यू निकल करके आएगी कि हाँ घर का काम तो मम्मी ही करती है, ये तो नॉर्मल है, मैं लड़का हूं मैं थोड़ी काम करूंगा घर का। वैल्यूज, आपने अगर देखा अपने टीचर को अपने पियोन से, जो स्कूल का पियोन है या कोई लेबोरेटरी बॉय है जो उनसे छोटी पोस्ट पे है, उनके साथ अच्छे से पेश आते हुए, तो आप भी अपने से छोटे लोगों के साथ अच्छे से पेश आएंगे। और अगर हम छोटे का मतलब पोस्ट में छोटा, है ना, इंसान तो वो भी बराबर ही है। तो अगर हम बात करें, आपने देखा किसी को, आपने अपने टीचर्स को अपने घर में सबको ऐसे देखा कि जो भी हमसे छोटे हैं, पोस्ट में, पैसे में, जाति में, सो कॉल्ड समाज में, तो हम उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो ये चीजें लिखी नहीं होती, हम इनडायरेक्टली सीख लेते हैं, है ना। एक भोजन मंत्र होता था हमारे स्कूल में जब मैं बुलंदशहर में थी, तो अन्न ग्रहण करने से पहले सबको करना है, कुछ 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 होता था। अब वो इनडायरेक्टली उससे क्या सीख रहे हैं बच्चे कि भाई भोजन जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज है, हमें ब्लेस्ड महसूस करना चाहिए कि हमारे सामने ईश्वर ने खाना दिया है, या हमारे प्रकृति से हमें खाना मिला है, अगर ईश्वर को आप नहीं भी मानते हैं, ठीक है ना। तो एक बेसिक सी बात है, इसको रटना नहीं है, बस समझ लेना है कि हिडन करिकुलम भी क्या करता है, कई बार जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर सकता है। यानी अनरिटन चीजें, अनऑफिशियल चीजें, अनइंटेंडेड चीजें, कि अगर आप ही अवेयर नहीं है कि आपके अंदर जेंडर स्टीरियोटाइप है, तो आप वो चीज बढ़ाते रहेंगे। जैसे आप अपनी प्रेयर से बहुत इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, भोजन मंत्र से सीख सकते हैं, स्कूल में कैसे कौन किसके साथ बिहेव करता है उससे आप सीख सकते हैं, है ना। तो एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है? एक तो आपको जेंडर पैरिटी का ध्यान रखना है। किसका? जेंडर पैरिटी का ध्यान रखना है। मैं लिख देती हूं इसको अलग से, ये मिल जाएगा आपको। एजुकेशनल इंप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जेंडर की, कि एजुकेशन में आपको एज अ टीचर क्या इंप्लाय करना है। एजुकेशन इंप्लीकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, शैक्षिक अनुप्रयोग कहते हैं उसको, कि आप एजुकेशन में कैसे इंप्लाय करेंगे इस टॉपिक को। तो एजुकेशन इंप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या रखना है। एक तो जेंडर पैरिटी रखनी है, लैंगिक समता। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि लड़कियां हैं तो हम उनको कहें अरे तुम डेस्क मत हाथ लगाओ, डेस्क से सिर्फ लड़के उठा के रख देंगे। उनको भी इन्वॉल्व कर लो थोड़ा सा। रंगोली बननी है स्कूल में तो लड़कों को भी इन्वॉल्व कर लो, ऐसा थोड़ी रंगोली बनाना सिर्फ लड़कियों का ही काम है। तो हमें पैरिटी यानी समता का ध्यान रखना है ना, लैंगिक समता का ध्यान रखना है। यानी हमारी भाषा में, हमारे हाव भाव में, हमारी हरकतों में ऐसा ना हो कि हम किसी एक लिंग की तरफ झुके हुए हों, ठीक है ना। समता, पैरिटी का ध्यान रखना है। हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए। चूड़ी पहनी है, लड़की है क्या, ये क्या है? ये हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को नहीं दर्शाता। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज मतलब क्या हुआ इसका? लिंग तटस्थ भाषा। न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो। आपकी गाड़ी होती है ना न्यूट्रल में, न गियर में नहीं लगी हुई तो न्यूट्रल में आप कर देते हैं उसको। बाइक भी होती है, स्कूटी भी आपने देखा होगा एन लिखा रहता है, वो तो खैर उसमें तो वैसे भी होता नहीं, ऑटोमेटिक गियर होता है। लिंग तटस्थ यानी किसी भी लिंग की तरफ झुकी हुई नहीं है आपकी भाषा। तटस्थ भाषा कैसे?
अभी आपने देखा होगा बीसीसीआई ने आई थिंक किया था कि हम बैट्समैन कहते थे जो क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर के हैं, विराट कोहली हैं, एमएस धोनी हैं, मतलब जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं मेल हैं अगर, तो हम उनको बैट्समैन कहते थे। लड़कियों वाली टीम में भी हम बैट्समैन ही कह रहे थे, ठीक है ना। लेकिन रश्मि अभी इस चीज के प्रति जागरूकता बढ़ रही है कि भाई जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, यानी आपकी भाषा न्यूट्रल होनी चाहिए, किसी जेंडर के प्रति झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। जो भी बैट से खेल रहा है वो क्या है, बैटर है। बैटर वो वाला बैटर नहीं, बैटर है यानी जो बैट चलाता है। तो बैटर वर्ड से रिप्लेस कर दिया आईसीसी ने किसको, बैट्समैन को। कि भाई मैन क्यों लगा रहे हो आप, आपके काम से पता चलना चाहिए ना काम क्या है, आपको लिंक से क्यों जानना है कि ये क्या है, ठीक है ना। तो बैट्समैन ना कहकर के हम कह रहे हैं बैटर। हम कैमरा मैन ना कहकर के क्या कहेंगे, हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होगी तो हम क्या कहेंगे, कैमरा मैन ना कहकर के। हालांकि ज्यादातर जगह पे अभी भी यही है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कैमरा मैन क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज नहीं है, जेंडर बायस लैंग्वेज है एक तरह से। तो कैमरा पर्सन कहेंगे हम, भाई वो व्यक्ति जो कैमरा होल्ड करे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, क्या फर्क पड़ता है, काम से फर्क पड़ेगा, कैमरा पर्सन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कैमरा पर्सन। कैमरा पर्सन इज अ राइट वर्ड। तो ये जेंडर न्यूट्रल हो गया। तो हम क्या करते हैं, हाँ हिरक, अगर देखिए मैटरनल रूल फॉलो करते हैं। देखिए अगर आप, वो एक अलग कहानी है समाज की। हाँ बैटर इन क्रिकेट, चेयर पर्सन यूज करेंगे हम, कैमरा पर्सन यूज करेंगे, चेयरमैन ना कह करके चेयर पर्सन यूज करना, ये क्या जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं। तो यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, है ना। हमें बढ़ावा देना जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को जो किसी एक जेंडर की तरफ झुकी हुई नहीं हो, ठीक है ना। तो एज अ टीचर आपको इंक्लूड करके चलना है सभी को। तो समझते हैं कहानी क्या है। एक क्वेश्चन आपके सामने, इस बार एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया, समझते हैं उसको। देखिएगा अभी मैं स्टीरियोटाइप और उसके बीच बिजनेसमैन ना कह के बिजनेस पर्सन कह सकते हो आप, है ना, ठीक है ना। मेरे को याद है अभी, अब तो खैर मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ी सी ज्यादा पर्सनल डिटेल हो जाएगी, बट हमने यही सुना है कि बड़ा आदमी होता है, बड़ी औरत नहीं होती है। हाइट से नहीं, वैसे बात चल रही है। चलिए खैर आते हैं हम यहां पे, समझते हैं। हम बाल विकास कह रहे हैं। बाल विकास का मतलब उसमें बालक और बालिका सब आ गए। स्पोर्ट्समैन नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन कहेंगे, बिल्कुल। अभी मैं बताऊंगी आपको जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में। मुझे बताया उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई होगी। यूट्यूब पर क्लास है, आज मैं एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। देखिएगा ये क्वेश्चन है इस बार, और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी क्वेश्चंस तो मैं यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करा दूंगी, इसमें क्वेश्चंस हैं, देखिएगा, और आपको मॉक टेस्ट में भी मिल जाएंगे। असर्शन की अगर मैं बात करूं, इसको हम कहेंगे कथन। एक कथन दिया है, ये नया टाइप है क्वेश्चंस का, कथन दिया है, और इसका क्या दिया है, रीजन यानी तर्क दिया है, ठीक है। इसका क्या दिया है, तर्क दिया है। असर्शन क्या है, एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज while boys prefer to play with cars। यानी एक कथन है, क्या कहता है कथन, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में, यानी अलग अलग संस्कृतियों में भी दुनिया भर में यह देखा गया कि लड़कियां गुड़िया को खिलौनों के रूप में चुनती हैं और लड़के जो हैं वो कारों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका रीजन बताइए, क्या ऐसा होता है। हाँ ये सच है, होता है ना। ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मुझे लगा था कि शायद कुछ और पूछ रहे हैं, तो इसको पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये बात एकदम सही है कि ऐसा होता है कि दुनिया भर में जब हम, ज्यादातर केस में ऐसा होगा कि लड़कियां जो हैं वो गुड़ियों के साथ, डॉल्स के साथ खेलना पसंद करेंगी, और लड़के जो हैं वो कार्स के साथ, या लड़कियां जो है पिंक कलर चूज कर लेंगी और लड़के जो है ब्लू कलर। ऐसा पॉसिबल है ये होना। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है भाई, इसका रीजन दिया चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। Children organize information about what is considered appropriate for a boy or a girl on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly। यानी इसका कारण यह दिया है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं को, हमने बात की थी ना सोशलाइजेशन में, कि जो समाज है वो क्लियरली डिमार्केट करता है कि क्या चीजें एक्सेप्टेबल है, क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाएगा जिससे समाज उसे एक्सेप्ट करे, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसको कहते हैं कि वो जेंडर रोल टाइपिंग कर रहे हैं, उन्होंने दिमाग में टाइप कर लिया है रोल को कि मैं लड़की हूं तो मुझे ये काम करना सही रहेगा। तो स्टीरियोटाइपिंग की वजह से ऐसा होता है ना, कि बच्चे अपने, जब वो बड़े हो रहे हैं उन्होंने देखा है मां हमेशा घर में ही रहती है, पापा खाना नहीं बनाते हैं कभी भी चाहे कुछ हो जाए, तो ये क्या है, उनके दिमाग में ये चीज सेट हो गई ना, स्टीरियोटाइप बन गया।
कि भाई लड़कियां तो, मैंने तो अपनी माँ को जब कभी मैंने कार चलाते देखा ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं मम्मी को कार पसंद होगी? मैं तो कहूंगी कि नहीं, पिताजी को कार पसंद है, मम्मी तो अपना पिंक कलर की साड़ी पहनती है, गुड्डे गुड़ियों से खेलती है, किट्टी पार्टी में जाती है। तो क्योंकि समाज में जो है हमने उसी तरह से चीजें दी हैं, इसलिए दोनों बातें सही है ना मधुलक्ष्मी? ये दोनों बातें सही है। ये बिल्कुल खराब बात थी अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता तो, है ना? ठीक है ना? क्या कह रहे हो मधुलक्ष्मी, कहां समस्या आ रही है? लेंगे डाउट विश्वजीत। देखिएगा, तो अगर हम बात करें बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि लड़कियां जो हैं वो किसको चुन रही हैं? डॉल्स को, लड़के कार्स को। क्यों? क्योंकि बच्चे जो समाज में देखते हैं उसी को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों बातें सही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि रीजन सही बताया है ये स्टीरियोटाइप, लेकिन क्यों है ये बताया है, तो इसलिए ये दोनों सही हो गए। क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन है आपके सामने बेसिक सा, आया भी हुआ है पहले, ठीक है ना? जहां जिसको दिक्कत है वो पूछे सत्या, है ना? फटाफट से। देखिएगा एक बार, बी होगा आंसर। देखते हैं भाई कोमल, अगर हम बात करें जेंडर इज डोमिनेंटली अ और एन डैश कंस्ट्रक्ट, जी एस बताया था आपको, जी एस, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जी फॉर जेंडर, एस फॉर सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया, महिलाएं ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे। जेंडर एक सामाजिक निर्मित है, संरचना है। अगर यहां सेक्स लिखा होता तो हम बायोलॉजिकल चूज कर लेते कि हमारी बनावट अलग है जैविक रूप से, ठीक है ना? मेडिकल आर्बिट्ररी की कोई जगह यहां है ही नहीं। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िएगा एक बार। ये क्या कहता है भाई? ये क्वेश्चन कहता है अ टीचर्स रिमार्क टू बॉयज इन अ को एजुकेशन क्लास, यानी जहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, कोएड क्लास है, बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स वुड एनकरेज। यानी अगर कोई टीचर क्लास में ये कहता है जहां लड़के और लड़कियां दोनों हैं कि पुरुष बनो, है ना, लड़कियों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो, ये क्या जेंडर इक्विटी है? नीड के आधार पे कहा है उन्होंने? लड़ाइयां चल रही हैं वहां पे, युद्ध चल रहा है जो ऐसा कहा है उन्होंने? नहीं। स्टीरियोटाइप है, बिल्कुल स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है, चला आ रहा है समाज में, इसलिए कह दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें कोई नहीं है, इक्वालिटी भी कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है पूरी तरह से। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या वो तो आप बताइएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अराउंड व्हाट एज डू चिल्ड्रन जनरली गेट एन इनिशियल सेंस ऑफ जेंडर रोल्स? इनिशियल सेंस ऑफ जेंडर रोल यानी जेंडर रोल की प्रारंभिक भूमिका, कि भाई जेंडर रोल होता क्या है, समाज में लड़के और लड़कियां अलग होती हैं, इनको अलग बिहेव करना होता है, इसकी पहली जो अवधारणा है वो कब आती है उनके पास? कमेंट नहीं देख पा रही हूं भाई मैं आपके, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कमेंट क्यों रुक गए भाई? एक मिनट रुको, लेट मी चेक विद द टीम। मैंने टीम को बोला है यार, चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें, इतने चल जाएंगे फिर से कमेंट, तो ये 4 साल की उम्र होगी कि इनिशियल सेंस कि अच्छा मैं जैसे अपने कपड़े बदलता हूं वैसे मैं अपना जेंडर नहीं बदल सकता, मेल हूं कि फीमेल। इनिशियल सेंस जो है 4 साल में, जेंडर कॉन्स्टेंसी भी बोलते हैं इसको, आना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और समझिएगा इसको। ये सारी प्रैक्टिस वैसे मैं यूट्यूब पर करा दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा आपको लगेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, असर्शन क्या है? It is important for middle school teachers to enable the students to look at the portrayal of gender stereotypes in the media critically। यानी माध्यमिक स्कूल के बच्चे जो 6th to 8th क्लास में हैं,
शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे उस क्लास के टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण है कि वो मीडिया में, मूवीज में क्या दिखाया जा रहा है, या फिर आपके न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है, आपके एडवर्टीजमेंट में क्या चित्रण है, जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए कहें कि भाई इसको क्रिटिकली देखो, ये क्या ये सही है या नहीं। तो ये बात तो सही है, देखना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि उन बच्चों पे फर्क पड़ेगा। रीजन क्या है इसका? मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण जो सोशलाइजेशन हमने पढ़ा था उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जेंडर, और ये दोनों बातें सही हैं, है ना, दोनों बातें सही हैं, क्योंकि मीडिया के द्वारा सामाजिकरण होता है कि समाज में लोग कैसे बिहेव करेंगे, किसको सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे। ये बात किससे तय होती है? मीडिया बहुत हद तक इस चीज को इन्फ्लुएंस करता है कि वो देख क्या रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगी यूट्यूब पे भी। विवेक वो आएगी यार, स्माइल भी, है ना, आपको पता ही है तबीयत जो है लंबे समय से दिक्कत में है। देखिएगा एक क्वेश्चन और देखिएगा, वो क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करा दूंगी। मैंने जब वो पेपर एनालिसिस कराया था ना उसमें यूट्यूब पे भी, तब भी मैंने वो कराया था क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, अगर आपको रोकना है तो? मेक क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस रेस्ट्रिक्टेड, यानी एक लड़के और लड़की को बात ही मत करने दो, क्रॉस जेंडर को बात मत करने दो, तो गलत तरीका है। अवॉइड डिस्कशंस अराउंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव हो रहा है जेंडर के आधार पर लोगों के साथ, इस बात पे अवॉइड करो, इस पे चर्चा ही मत करो घर में, कहीं महिलाओं को पता ना चल जाए कि बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। ये भी गलत तरीका है, इससे तो कभी खत्म नहीं होगा स्टीरियोटाइप। भाई दो लोग ह्यूमंस की तरह रहे ना, जहां जिसकी जरूरत हो वो काम करे। हाँ स्वप्निल बिल्कुल, चलिए, हमें तो ऐसा नहीं लगा वैसे। देखिएगा फिर क्या है, प्रेजेंट एग्जांपल्स दैट चैलेंज दोज स्टीरियोटाइप्स, यानी स्टीरियोटाइप खत्म करने के लिए हमें ऐसे एग्जांपल्स पेश करने होंगे समाज में, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादिताओं को चुनौती देते हो कि अच्छा महिलाएं कमजोर लगती हैं आपको, तो आप कर्णम मलेश्वरी का एग्जाम्पल लीजिए, 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, आप उठा लेते हैं, मेल हैं आप, एक उठा के दिखाइए 130 किलोग्राम। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपकी मैरी कॉम की, तो मैरी कॉम बॉक्सर हैं, महिलाओं को अगर हम कमजोर कह रहे हैं तो चैंपियनशिप्स जीती हैं उन्होंने। अगर हम बात करें पायलट्स की, तो वहां पे भी, अगर हम बात करें राजनीति की, तो हमारी प्रधानमंत्री रही हैं मिसेस इंदिरा गांधी, हमारी प्रेसिडेंट रही हैं प्रतिभा पाटिल जी। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे कि कोई भी अगर ये कहे नहीं महिलाएं तो यही काम करेंगी, तो हर चीज का उदाहरण हमारे सामने है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करना जो चैलेंज करें स्टीरियोटाइप को, इस पर डिस्कशन होने चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, तब जाकर के चीजें ठीक होंगी। प्रैक्टिस जेंडर बायस थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस, उल्टा आप रोजमर्रा की गतिविधियों में जेंडर पक्षपात को शामिल कर देंगे, तो झांसी की रानी अपने आप में कितनी बड़ी मतलब मिसाल है हमारे देश के लिए। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो मर्दानी वाला शब्द है यहाँ पे, वो फेमिनिन मस्कुलिन ट्रेट को दर्शाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो मस्कुलिन ट्रेट्स सिर्फ मैन में ही होगा, वो समाज ने बना दिया कि वही का ट्रेट है ना। मर्दानी का मतलब यहां पे करेजियस होने से है। हाँ स्वप्निल, अलग अलग तरह के लोग हैं, नाम से हमने स्टीरियोटाइप किया हुआ है। द्रौपदी मुर्मू आज के समय भी अगर हम बात करें, रेसलिंग में आप देख लीजिए वो जो मूवी आई थी गीता बबीता एंड ऑल। चलिए खैर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हमें ऐसे एग्जांपल्स प्रेजेंट करने होंगे जो जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, A school gives preference to girls while preparing students for a state level solo song competition। एक स्कूल है जो सोलो सॉन्ग, गीत गाने के लिए लड़कियों को प्रेफरेंस देता है और कबड्डी की टीम के लिए लड़कों को। तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है बताइए कल्पना? वो स्कूल प्रैक्टिस कर रहा है जेंडर बायसनेस की, जेंडर स्टीरियोटिपिकल हो रहा है, वो लिंग पक्षपात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रंगोलियों में लड़कों को शामिल नहीं कर सकते और फुटबॉल में लड़कियों को शामिल नहीं किया जा सकता कि सिर्फ गीत गाने की प्रतिभा है तो लड़कियों में ही होगी। ये एकदम खराब तरीका है। अब आपका जो भी डाउट हो आप फटाफट से पूछ सकते हैं। मैं दो चीजें आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही है। एक है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप जिसको हम लिंग रूढ़िबद्धता कहते हैं, और दूसरा है आपका जेंडर बायसनेस, तीसरा डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो आप ये याद रखिएगा इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, तो भेदभाव तो दोनों ही जगह पे होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। स्टीरियोटाइप का मतलब यहां रूढ़िबद्धता से है। अगर कोई चीज रूढ़िबद्ध हुई है
इसका मतलब भेदभाव किसी के साथ तो हो रहा होगा। तो हमें ऐसे एग्जांपल्स लाने पड़ेंगे जिसमें हम महिलाओं को भी मौका दे रहे हैं, उसको हम रूढ़िबद्धता नहीं कहेंगे, फिर हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो बायसनेस है पक्षपात, किसी एक जेंडर की तरफ आप झुके हुए हैं कि लड़कों को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं किसमें, कबड्डी के लिए, और लड़कियों को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि सॉन्ग कंपटीशन है तो लड़कों को नहीं लेंगे, या रंगोली कंपटीशन है तो लड़कों को नहीं लेंगे, लड़कियों को लेंगे, और डांस कंपटीशन है तो लड़कियों को लेंगे, और अगर फुटबॉल खेलने जाना है तो लड़कों को लेंगे। ठीक है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो रूढ़िबद्धता क्या है भाई? रूढ़िबद्धता है हमारा कि जो चीज पहले से चली आ रही है उसको प्रमोट करना। बायसनेस है लड़के या लड़कियों में से किसी की भी तरफ आप झुके हुए हैं, गलत कर रहे हैं। यदि आप देखिए लड़कियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं वो इक्विटी है, लेकिन बेवजह आप झुके हुए हैं क्योंकि किसी काम के आधार पे कि अच्छा पिंक कलर तो लड़कियों को हम पसंद करेंगे, तो ये बायसनेस है। किसी भी तरफ झुका होना, पक्षपात करना, किसी की अपॉर्चुनिटीज छीन लेना। किसी को बढ़ावा देना वो अच्छी बात है, उसको हम एम्पावरमेंट कहेंगे, लेकिन बायसनेस है किसी से आप अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हैं, किसी की तरफ झुके हुए हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो बायसनेस है। स्टीरियोटाइप क्या है? जो चला आ रहा है उसी को प्रमोट करना। स्टीरियोटाइप खूब चलता है अभी भी, ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। इवन हम अगर बॉलीवुड की बात करें तो वहां पे महिलाओं को बराबर सैलरी नहीं मिलती काम करने की। ये क्या है? ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना। बायसनेस तो स्टीरियोटाइप में हमेशा अपने आप ही इंक्लूडेड होती है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव तो इनमें होता ही है ना। तो ये आपस में जुड़े हुए टर्म है। वैसे आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, या तो स्टीरियोटाइप मिलेगा या बायस मिलेगा, बट आप देख लीजिएगा अगर कोई बात पहले से चली आ रही है कि लड़के रोते नहीं है तो ये स्टीरियोटाइप है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि लड़कों को हम डांस में नहीं लेंगे, तो ये बायसनेस है। ठीक है जी। कोई और? आपका धन्यवाद जी आप सभी का। बिल्कुल होगा अभिषेक, क्यों नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट? कैसी बातें हैं ये? हैं कैसी बातें हैं भाई? क्यों इतने जल्दी दुखी हो जाते हो? पढ़ो तो सही। तो हमें अवेयर करना है बच्चों को, जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करना है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। चलिए अब फटाफट से आप पूछिए आपका जो भी सवाल हो, और इसके बाद फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है ना। नेटवर्क की वजह से छत पर आपके क्लास करना पड़ता है, लिख नहीं पाता हूँ। नोट्स मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा पप्पू। नोट्स आपको दे भी हुए हैं, जो फ्री वाले नोट्स भी हैं वो भी आप पढ़ लोगे। बाकी आपको ये सारे नोट्स मंडे तक मिल जाएंगे। जब भी जेंडर पैरिटी का मतलब आप दोनों को समान तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बिना मतलब किसी एक तरफ झुके हुए हो, है ना। जैसी नीड है इक्विटी का ध्यान रखते हुए आप इस्तेमाल कर रहे हो चीजों का, रिसोर्सेस का। यू आर ग्रेट मैम, धन्यवाद। इस पे चर्चा होना जरूरी था, ये टॉपिक ही ऐसा है। इसको ये मत सोचिएगा कि बस हमें रट्टे लगवा दो। वो टीचर मैं नहीं हूं जो रट्टे लगवा दे आपको। आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, क्वेश्चन आपके बढ़िया होंगे पेपर में। हिडन करिकुलम के अनरिटन चीजें हैं, वो चीजें जो लिखी नहीं बट इनडायरेक्टली आप सीख लेते हैं अपने स्कूल से, अपने समाज से, है ना। वो कोई रूल नहीं है कहीं पे कि लड़की जो है लड़के के घर ही जाएगी, बट वो हिडन है। चलिए धन्यवाद। तबीयत ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, मजा आएगा सरमजुल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे। कल तो अच्छा सैटरडे है, हो सकता है मिलें कल, हो सकता है ना भी मिले। ज्यादा चांस है कि कल हम ना मिले, मंडे मिले, और मंडे को फिर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। टेंशन नहीं है, अपना मस्त 10-15 तारीख तक। मैं तो 15 का टारगेट आपको दे रही हूँ, 15 से पहले नहीं कह रही हूँ, बट फिर भी कोशिश रहेगी कि खत्म हो जाए सिलेबस उससे पहले। ठीक है ना। सैटरडे को छुट्टी रखेंगे यार, थोड़ा सा मुझे भी मौका मिले। कंप्लीट हो जाएगा भाई, बिल्कुल कंप्लीट। देखो मैं दिखाती हूँ ना सिलेबस कैसे कंप्लीट नहीं होगा, अभी दिखाती हूँ आपको। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, ठीक है, हम ये शुरुआत के 4 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। 5वां टॉपिक हमने आज कर लिया, जेंडर खत्म। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, एक क्लास इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, एक क्लास सीसी की मान लेते हैं। हालांकि आजकल क्वेश्चन यहां से पूछा नहीं जा रहा, बट फिर भी हम चलो कर लेंगे। ठीक है ना, असेसमेंट पे पूछ लेता है तो कर लेंगे। तो 1-2 क्लास लैंग्वेज एंड थॉट पे अलग से क्लास ले लूंगी, वैसे छोटा सा टॉपिक है। 3 क्लास इंटेलिजेंस की, 1 क्लास, 4 क्लास, ये दोनों इसी में आ जाएंगे। 5वीं क्लास चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, 3 क्लास आपकी प्रॉपर लगेंगी, पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग। 8 क्लास हो गई, सॉरी 8 क्लास हो गई। ये वाला सिलेबस आपका नेक्स्ट जो अभी कमिंग वीक है। अब ये 5 नंबर का एक ही टॉपिक है, ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो 8 क्लास तो मैंने आपको बताई, ये प्रॉपर 8 क्लासेस आपकी। और अगले हफ्ते हमारी क्लासेस कितनी है? 5। हो सकता है मैं बढ़वा दूं उसको, है ना। 8 क्लास ये हुई हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन पे। अगर हम 2 क्लास भी लगाते हैं मैक्सिमम, अगर 1 भी लगाएंगे तो चल जाएगा, बट मान लिया हमने 2 क्लास लगाई इंक्लूसिव एजुकेशन, 5 नंबर का टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, 10 क्लास हो गई। उसके बाद 3 ही टॉपिक है जिसमें से 2 क्लास मैक्सिमम लगेंगी आपको, है ना। 2 क्लास मैक्सिमम लगेंगी ये लर्निंग एंड पेडागोजी में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। ये एक छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनको ये तो कवर हो जाता है दूसरे ही टॉपिक में, थिंकिंग का, और ये एक साथ चले जाएंगे।
और ये सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन एक साथ आ जाएंगे। चलो मैंने मान लिया इसमें भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दे दी, 3 क्लास दे दी मैंने आपको, और बताइए बनती नहीं है उसकी, बट दे दी मैंने आपको 3 क्लास, प्रॉपर समझ लिया ध्यान से। जो लास्ट वाला पार्ट है, कितनी क्लास लगी? 8 और 2 10 और 3 13, 13 क्लासेस। ठीक है, आज डेट क्या है? 22 तारीख, 22 दिसंबर। प्रैक्टिस में साथ साथ यूट्यूब पे भी लेके चल रही हूँ आपके साथ, और इन चैप्टर्स के साथ भी करा रही हूँ। यूट्यूब वाली भी अटेंड कर लोगे या मैं डलवा दूंगी यहाँ पे क्लासेस, तो काम बन जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं अभी तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ पेडागोजी, इसमें मुश्किल से वो जो लास्ट का पार्ट है 10 नंबर का, वो ऑलरेडी जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन तक पहुंचेंगे या पहला सेक्शन खत्म करेंगे वो आपकी हो चुकी होगी। बट वो 3 ही टॉपिक है उसमें, ऐसा कुछ है नहीं कि पेडागोजी को लेके आपको बहुत ज्यादा, मतलब सीडीपी की बात कर रही हूँ मैं, अदर सब्जेक्ट्स की नहीं, वो तो होगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्लासेस लगेंगी कितनी। हमारा आज 22 है, अब हम मिलेंगे मंडे को 25 को। क्रिसमस की अगर टीम ने छुट्टी नहीं भी की, चलो मान लेते हैं आपकी 5 क्लास होंगी, तो मैं सैटरडे लगा दूंगी अगर वैसा होगा तो। 5 क्लास हुई आपकी अगले हफ्ते, 5 क्लास हुई उसके अगले हफ्ते, 10 क्लास। तो तब भी मुश्किल से अगर मैं बहुत सैटरडे संडे ऑफ करके धीरे धीरे चल के भी चलूं तो 10 तारीख तक सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। और यूट्यूब पे तो क्लास चल ही रही है, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने तो 15 तारीख आपको एक्स्ट्रा में दी हुई है। ये चीजें फिर दिमाग में बैठ जाएंगी ना, ठीक है ना। ऐड करवा देंगे, प्रैक्टिस भी कंप्लीट होगा ही भाई। जल्दी की, इतनी जल्दी क्यों है? दिल खुश, कहां जाना है दौड़ लगा करके? 10 तारीख तक सिलेबस अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो जल्दी ही है। पहले 6 महीने देता था सीटेट, 3 देता था, अब 2.25 महीने देता है। सिलेबस में कल खत्म करा दूं, मुझे कितनी देर लगेगी? अगर टू द पॉइंट ही चलना हो तो मैं मैराथन में कराती हूँ 2-3-4 घंटे में खत्म। लेकिन सिर्फ खत्म कराना हमारा उद्देश्य है या प्रॉपर पढ़ने की जरूरी है कि मतलब प्रॉपर हमारी क्लासेस लगे पढ़ने वाली? दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ये सिर्फ यहाँ नहीं, ईवीएस में भी आता है जेंडर का टॉपिक, यहाँ के आधे से ज्यादा टॉपिक है सीडीपी के जो अदर सब्जेक्ट्स में भी आते हैं, इसलिए इनको प्रॉपर डिटेल में समझना। मैम मंडे ऑफ है तो मंडे ऑफ है, मंडे ऑफ है, मंडे ऑफ है। तबीयत सही रहे तो कल क्लास ले लीजिए मैम। चलो मैं कोशिश करती हूँ, अगर रहा तो मैं कल ले लूंगी एक क्लास आपकी, अगर मंडे ऑफ है तो, है ना। कल मैं ट्राई करती हूँ कि आपका जो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा नंबर है उसके, 4 नंबर भी आराम से आ जाता है और आसान सा टॉपिक है। कल मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी क्लास तो देख लेना एक बार टाइम टेबल में, मैं 7 बजे लगवा दूंगी अगर 6 बजे नहीं लग पाई तो, ठीक है ना। चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन कंफर्म नहीं कर रही हूँ कल का, आप टाइम टेबल में देख लीजिएगा, है। तो अपने पास आराम से समय है, मैं 15 तारीख तक का समय दे रही हूँ, बट ये 10 तक भी खत्म हो जाएगा आपका, 10 जनवरी तक। उसके बाद भी आपके पास 10 दिन से ऊपर बच जाएंगे इसमें रिवाइज करने को, और जबकि आप साथ में यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करने हैं, मैराथन भी ये सब